एशिया के सबसे अमीर आदमी ऑफ कोर्स आप जानते हैं मुकेश अंबानी। इनके घर के बाहर स्कॉर्पियो में जो जेलेटिन स्टिक्स रखे गए थे, लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो जो बॉम्ब रखे गए थे, उस केस में फिलहाल मुंबई पुलिस ने अभी तक 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कल 3 और लोगों को इसमें ऐड किया गया, यानी कि अरेस्ट होने वाले लोगों की संख्या अब 10 हो चुकी है, जिसमें से सबसे बड़ा नाम है प्रदीप शर्मा। अब लोगों को जानना है कि प्रदीप शर्मा कौन है, क्योंकि प्रदीप शर्मा एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। क्या कुछ इनकी कहानी है, कितने लोगों का इन्होंने अभी तक एनकाउंटर किया, और बहुत सारी बातें। ये नाला सुपारा से इलेक्शन भी शिवसेना की तरफ से लड़े थे। पूरी जानकारी मैं आगे आपको दूंगा। वहीं दूसरी तरफ बता दूं तो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल से बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी की जीत को कलकत्ता की हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर दिया है। तो अब उस पूरे मामले में क्या कुछ पूरा मामला है, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। प्रदीप शर्मा कौन है और क्या है, ये बताने से पहले मैं आपको इस पूरे केस के बारे में अपडेट दे देता हूं। अब जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA, वो इस पूरे केस को, जहां पर मुकेश अंबानी के घर के बाहर बॉम्ब मिले, उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस गाड़ी में बॉम्ब था, उसका जो ओनर था वो एक बिजनेसमैन था, और उनकी अचानक से, मतलब कह सकते हैं रहस्यमय तरीके से उनकी जान चली गई। इस एंगल को भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अभी तक 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। कल अपने खेमे में इन्होंने 3 और लोगों को अरेस्ट कर लिया, जिसमें से प्रदीप शर्मा, टू बी मोर एग्जैक्ट एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का भी नाम है। तो अब आखिर इनको किस लिए अरेस्ट किया गया? पुलिस का ऐसा मानना है कि जिन क्रिमिनल्स ने उस बिजनेसमैन को मारा था, उन क्रिमिनल्स ने प्रदीप शर्मा से क्राइम करने के पहले और क्राइम करने के बाद फोन पर बातचीत की थी। यहां तक कि जो जेलेटिन स्टिक्स है, यानी कि जो बॉम्ब थे, वो भी प्रदीप शर्मा ने ही अपने एक दोस्त जो कि बिजनेसमैन है, उनसे उठवाए थे। अब मैं आपको प्रदीप शर्मा के बारे में कुछ डिटेल्स दूं। प्रदीप शर्मा ने मुंबई पुलिस को 1983 में एज सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था। 1983 का बैच ये वही बैच है जिस बैच में से कई सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट निकले। बाद में चलकर प्रदीप शर्मा भी एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए, लेकिन इनको फेम तब मिला जब इन्होंने गैंगस्टर विनोद माटकर का एनकाउंटर किया। जी हाँ, गैंगस्टर विनोद माटकर का एनकाउंटर भी प्रदीप शर्मा ने किया था। सिर्फ एनकाउंटर्स की बात करूं तो अभी तक 112 एनकाउंटर्स प्रदीप शर्मा ने कर लिए, लेकिन उसके बाद कई सारे इनके ऊपर एलिगेशंस भी लगे। 2003 के दौरान फेक लैंड डील्स का केस भी इनके ऊपर चला। 2008 में इनको डिसमिस कर दिया गया अंडरवर्ल्ड के साथ, कुछ रिलेशंस होने की वजह से या कई और सारी वजहें थी। 2010 में इनको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि लखन भैया का एक फेक एनकाउंटर केस इनके खिलाफ चल रहा था, जिसके बाद 2017 के दौरान इनको वापस से मुंबई पुलिस में रीइंस्टेट कर दिया गया। लेकिन 2019 में सितंबर के दौरान इन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि इनको शिवसेना ज्वाइन करना था इलेक्शन लड़ने के लिए। जिसके बाद इन्होंने नाला सुपारा से असेंबली पोल्स में इलेक्शन भी लड़े, लेकिन उनको हार देखने को मिली। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने पूरा केस आपको अपडेट कर दिया, यहां तक कि प्रदीप शर्मा क्या थे, क्या है और अभी उनके साथ क्या हो रहा है, उस बारे में भी पूरी जानकारी दे दी। हमने हमेशा ऐसा सुना है कि कोई किसी की मदद नहीं करता, चाहे कोई मार खा रहा हो, किसी को कोई असॉल्ट कर रहा हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई दूसरा आदमी किसी की मदद करने नहीं आता। लेकिन मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूं जहां पर कुछ लोगों ने किसी की मदद की, उसको बचाया। लेकिन मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि कोई किसी को इस तरीके से ना ही बचाए तो अच्छा है। जहां पर उत्तराखंड के जसपुर की एक कहानी है, जहां पर एक कॉलोनी में एक महिला अकेले रहती थी अपने 2 बच्चों के साथ, क्योंकि इनके पति अब्रॉड काम करते थे। अचानक से इनके घर में एक आदमी घुसता है और उनका रेप करता है। वो चिल्लाने लगती हैं तो अड़ोस पड़ोस से 2 लोग आते हैं जो सेम कॉलोनी में रहते थे। वो लोग आके उसको बचाते हैं, उस आदमी को मारते पीटते हैं, लेकिन पुलिस के हवाले नहीं करते। उससे वादा करवाते हैं कि तू आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगा, और वो वादा कर देता है कि हाँ मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो लोग उसको छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वही 2 इंसान जिन्होंने उसको बचाया था, वो लोग इसके घर के अंदर घुसते हैं और उस महिला का रेप करते हैं। उनका वीडियो भी बनाया जाता है और वो वीडियो दिखाकर उनको धमकी दी जाती है, डराया धमकाया जाता है कि अगर किसी को बताया तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। जिसके बाद महिला ने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर्ड की, तो पुलिस ने तीनों के खिलाफ, जो पहले आया था उसके खिलाफ भी और इन दोनों के खिलाफ भी IPC के धाराओं के तहत केस रजिस्टर कर लिया। पुलिस ने कहा कि प्रोब जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, जल्द ही तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया जाएगा।
फिल्मों में स्विस बैंक के बारे में आपने जरूर सुना होगा, या हो सकता है कि आपने रियल लाइफ में भी सुना हो। अब कैसा है, अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसे हैं तो एक काम कीजिए, स्विस बैंक में जाइए, अपना अकाउंट खुलवाइए और वहां पर पैसे रख दीजिए। बिल्कुल भी मैं आपको ये सलाह नहीं दे रहा हूं कि आप ये कीजिए, बस मैं आपको एक कहानी के तरीके से ये बता रहा हूं जो इवेंचुअली मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो कैसा है, अगर आपके खिलाफ सरकार को इन्वेस्टिगेशन करनी भी चाहे, वो आपके घर पे आए, रेड मारे, तो उनको आपके फर्नीचर के अलावा कुछ खास नजर आएगा नहीं, क्योंकि आपने अपने सारे पैसे तो स्विस बैंक में दबा रखे हैं। जिसके बाद सरकार चाह कर भी स्विस बैंक से आपका डेटा नहीं निकाल सकती, क्योंकि जिस कंट्री में स्विस बैंक है, अगर आप उस कंट्री में जाकर कोई क्राइम करते हैं तभी स्विस बैंक आपका डेटा गवर्नमेंट को देगी। उसके अलावा कोई भी कंट्री कितना भी जोर लगा ले, आपका डेटा लीक नहीं होता। तो आप बिल्कुल भी बिना टैक्स भरे, बिना पैसे बचाए आप वहां पर सारा पैसा अपना रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक कैच है, हिंदुस्तान की सरकार का पिछले कुछ समय से ये कहना था कि स्विस बैंक में जितने भी पैसे बंद है वो अब हिंदुस्तान धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, जिस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो नया डेटा हमारे पास निकल के आ रहा है उसके हिसाब से ये बातें कही जा रही है कि जितना पैसा पहले स्विस बैंक में हुआ करता था हिंदुस्तानियों का, अब उसमें बढ़त आई है। डेटा बता रहा है कि 2.55 बिलियन, मैं अगर आपको आसान भाषा में बताऊं तो लगभग 21,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, हिंदुस्तानियों के कंपनीज के सब मिला के स्विस बैंक में 21,000 करोड़ रुपए हैं। हम सब सर्टिफाइड गुंडे हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। शिवसेना के एमपी संजय राउत का ऐसा कहना है। बीजेपी और शिवसेना के बीच दादर में कुछ क्लैश हुआ, जिसके बाद बीजेपी के लोगों ने कह दिया कि शिवसेना गुंडागर्दी करती है, दंगे करवाती है, ऐसे कुछ शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए संजय राउत ने कह दिया कि हम सब पहले से सर्टिफाइड गुंडे हैं, हमको किसी और से सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वी डिड दिस फॉर मराठी प्राइड। अब इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर टिप्पणी कीजिएगा। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं यार, इंस्टाग्राम पर समाचार 2.0 को फॉलो कर लो। कैसा है ना कि वहां पर इंस्टेंट न्यूज अपडेट्स आपको दी जाती है विद हाई क्वालिटी। फालतूगिरी हम नहीं करते। अब जैसा कि आप सब जानते ही हैं, आप सब देख ही रहे हैं, ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, धीरे धीरे लॉकडाउन हट रहा है, सारी चीजें अनलॉक हो रही हैं, चीजें खुल रही हैं, ऑफिसेस, सारी चीजों पर वापस से पाबंदी हटाई जा रही है। लेकिन इस बात का डर भी लोगों के बीच बहुत ज्यादा है, सरकार के बीच भी इसके बारे में प्रेशर है कि थर्ड वेव जल्द ही आएगा और हम सबको वो देखने को मिलेगा, सबको झेलना पड़ेगा। लेकिन अब कंपनीज को भी कितने दिन बंद रखा जाएगा, जिसके बाद बीएमसी एक नए फैसले के साथ आ रही है, जहां पर वो सारे कॉर्पोरेट्स के साथ ये बातचीत करने वाली है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं सभी को 100% वैक्सीनेट कर दिया जाए। अगर सारी कंपनीज 100% अपने एम्प्लॉयज को वैक्सीनेट करती हैं तो बीएमसी 100% वहां पर एम्प्लॉयज को काम करने की इजाजत देगी, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं सभी को काम करने की इजाजत होगी। यहां तक कि जितने घंटे वो एम्प्लॉयज काम करते हैं पूरे घंटे काम करने की पूरी इजाजत दी जाएगी। मुंबई के मुलुंड से खबर निकल के आ रही है, जहां पर बीती रात बारिश बहुत ज्यादा होने की वजह से एक दीवाल जवान 35 साल के आदमी के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से मौके पर उनकी जान चली गई। अब मौसम विभाग की माने तो उनका यह भी कहना है कि आने वाले समय में बारिश और ज्यादा जोर से होगी, हवाएं और तेजी से चलेंगी, तो आपको सेफ्टी का ख्याल रखना है, क्योंकि बारिश के जो आसार हैं वो फिलहाल कुछ ठीक नजर नहीं आए। वहीं से एक खबर निकल के आ रही है, जहां पर एक 26 साल का जवान लड़का जो कि एक ज्वेलरी शॉप में काम करता था, जब उसका मालिक दोपहर में खाना खाने गया तब उसने दुकान के सारे सोने को चोरी कर लिया। कीमत में आपको बताऊं तो लगभग 30-31 लाख रुपए सारे सोने की कीमत थी, जिसके बाद वो वहां से सोना लेके भाग गया और राजस्थान जाने की कोशिश में था। जिसके बाद उस दुकान के मालिक ने तुरंत पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर की तो पता चला वो जो 26 साल का लड़का है उसको अभी 1 महीने पहले ही पुलिस ने छोड़ा था। बेल पर उसको रिहाई मिली थी, क्योंकि उसने लगभग 400 से लेके 600 ग्राम का सोना चोरी किया था और उस मामले में अभी बेल पर बाहर आया था। और ये नई नौकरी उसको बस 5 दिन ही हुए थे मिले, 5 दिन हुआ और उसने दुकान में फिर से 30-31 लाख रुपए के सोने की चोरी की। पुलिस ने अपना ताबड़तोड़ उसको अरेस्ट किया। राजस्थान भागने ही वाला था, लेकिन उसके पहले पुलिस ने उसको
अरेस्ट कर लिया। अच्छा, आपको डेयरिंग की खबरें सुननी पसंद है? मैं आपको एक डेयरिंग की खबर सुनाता हूं जो सीधे उत्तराखंड से बहुत दूर से निकल के आ रही है, जहां पर एक पुलिस वाले ने उत्तराखंड में एक एमएलए है जिनका नाम है प्रदीप बत्रा, उनके खिलाफ चालान जारी कर दिया। अब आखिर ऐसा क्या हुआ? प्रदीप बत्रा और उनके परिवार वाले घूम रहे थे बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। जब ये पुलिस वाले उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप बिना मास्क के कैसे घूम सकते हैं, वो भी बिना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किए। अब ये सारी चीजें वीडियो में रिकॉर्ड हो रही थी। ये भी नजर आया कि जो एमएलए हैं उन्होंने चालान के पैसे उस पुलिस वाले के ऊपर फेंक दिए, यानी कि एक पुलिस वाले ने एमएलए को मास्क ना पहनने के लिए फाइन मार दिया, जो कि काफी बड़ी और रेयर खबर है। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल भी शॉकिंग है, क्योंकि वहां के एसएसपी ने उस पुलिस वाले को ट्रांसफर कर दिया। अब देहरादून से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में उनका ट्रांसफर कर दिया गया। चलिए, तो अब आपसे आज की आखिरी न्यूज अपडेट के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में सबसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था। हमारी दीदी ममता बनर्जी ने बंगाल में कलकत्ता की हाई कोर्ट में एक चैलेंज दाखिल कर दिया। और चैलेंज आखिर क्या है? बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ, जो वो नंदीग्राम में इलेक्शन ममता बनर्जी के खिलाफ जीते हैं, उससे रिलेटेड उनका कहना है कि नंदीग्राम में इलेक्शंस को लेके कुछ गड़बड़ी चल रही थी, वोटिंग्स को लेके गड़बड़ी चल रही थी, जिसकी वजह से मैं वहां पर हारी हूं। अगर मेरे हारने की कोई वजह है तो वो सिर्फ यही है कि वोटिंग में और काउंटिंग में नंदीग्राम में कुछ गड़बड़ी की गई थी। अब मैं आपको बताऊं तो रिकाउंटिंग के बाद भी बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम से 1622 वोटों से जीतते हुए नजर आ रहे, लेकिन ममता बनर्जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं आपको डेटा के बारे में बताऊं तो वेस्ट बंगाल में 294 सीटों में से 213 सीट टीएमसी की सरकार जीती है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा तकलीफ अगर इस सरकार को किसी बात को है लेके, तो यही है कि वो नंदीग्राम से, वो भी शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ, जो कि ममता बनर्जी के एक समय पे बहुत ही खास थी, उनसे हार गई है, वो भी सिर्फ 1622 वोटों से। शायद यही वो वजह है जिसको ममता बनर्जी शायद हजम ना कर पा रही हो, इसकी वजह से उन्होंने फिर से अब कोर्ट में इस बारे में लेकर चैलेंज कर दिया। अब देखिए, बंगाल में सरकार उन्हीं की है। देखने वाली बात यह होगी कि हाई कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। फिलहाल हमारा काम है आप तक क्वालिटी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, जो कि हम आपको पहुंचाते रहेंगे। अब इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात जरूर की जाएगी। तब तक आपको क्या करना है? अपना ख्याल रखना है और क्या। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।